अंतरिक्ष में उड़ान, जय सूर्ययान और जय हिंदुस्तान। सफल प्रक्षेपण जो है वो हो चुका है और इसका इंतजार हमारे साथ हर भारतीय कर रहा होगा कि किस तरह से भारत का जो परचम है वो लगातार अंतरिक्ष में लहरा रहा है। क्यों गौरव? बिल्कुल साफ तौर पर, और ये नजर भी आया क्योंकि जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, और एक और कीर्तिमान रचने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। कहीं ना कहीं आने वाला जो सुनहरा पल है वो बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत कुछ उसमें से निकल कर आएगा और साफ तौर पर बहुत जानकारियां वहां से जब ये डेटा पूरा कलेक्शन होगा आंचल, तो उसके बाद बहुत कुछ साफ हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से भारत का ये पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो चुका है और PSLV C57 के जरिए आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और हम ये कह सकते हैं खबर होने के साथ साथ सबसे अहम गौरव का पल कि चंद्रयान के बाद इसरो का जो मिशन सूर्ययान है उसका सफल प्रक्षेपण कर दिया गया। सबसे अहम बात यहाँ पर है कि जिस तरह से वैज्ञानिक कह रहे थे कि जिस लैंग्वेज पॉइंट की बात लगातार की जा रही है वहां से इसकी फेस रीडिंग करना, यानी कि सूर्य की फेस रीडिंग करने के सबसे अहम पॉइंट हुआ है। इस पर भी बात होगी, तमाम पेलोड्स को लेकर भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी का गौरव का पल यही है जब हम बात करते हो 7 मिनट में भारत की, कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने सफलता की नई इबारत लिखी है, नई कहानी लिखी है जब हम वैज्ञानिक क्षेत्र में परचम लहराने की बात करते हैं। तो अंतरिक्ष की ये उड़ान हमारे सूर्ययान की तरफ से, इसीलिए लगातार हम कहते हैं कि जय हिंदुस्तान की होना। बिल्कुल। और ऊपरी वातावरण की जब हम बात करते हैं तो क्रोमोस्फेयर और कोरोना का ये अध्ययन करना है तो साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम कुछ ऐसा डेटा है जो वहां से निकलेंगे और आने वाले समय के लिए, और जिस तरह से जो भारत अध्ययन करना चाहता है उसमें ये काफी मील का पत्थर साबित होगा। तो डेटा की बात जब हम करते हैं और साथ ही साथ दूसरी गैलेक्सी के बारे में जब हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य से जब ये गहन अध्ययन करने की जो बात निकलकर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। और आने वाले समय में जो तमाम अन्य सौर प्रणालियों का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा, तो तमाम जो कवायद है वो यहां से होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत के ये बढ़ते हुए कदम साफ तौर पर बता रहे हैं कि हम कहीं भी पीछे नहीं है, हम सबसे आगे हैं और निरंतर भारत प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से भारत के पहले सूर्य मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आदित्य L1 जो ये मिशन है जिसमें हम L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र वहां पर जो मौजूद वैज्ञानिक थे वो भी कर रहे थे गौरव, कि ये अपने आप में इतना अहम क्यों है, इसका जिक्र उन्होंने किया। तो ऐसे में जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जब इसका प्रक्षेपण हुआ और उसके बाद अब जब अंतरिक्ष में वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर और बेहतर कल की ओर इशारा कर रही हैं। तो इस उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैंग्वेज पॉइंट L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और यह स्थान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। चलिए हमारे साथ दो हमारे खास जो संवाददाता हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ आयशा खानम बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं नेहरू प्लानिटोरियम से। सबसे पहले आयशा आपका रुख करना चाहेंगे, इस पल की साक्षी आप भी बने, हम भी बने, हमने देखा कि वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, क्योंकि जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं वो अब हम अपनी आंखों के सामने उसे हमने होता हुआ देखा। तो भारत ने L1 आदित्य को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया, सबसे बड़ा गौरव का पल भारत और पूरे विश्व के लिए। जी बिल्कुल अंचल, देखिए श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड 2 ने एक और इतिहास रचा और एक और इतिहास का गवाह बना है। और यहाँ से आदित्य L1 मिशन का जो प्रक्षेपण हुआ है ये एक इतिहास है। और यहाँ
जिस तरह से L1 मिशन की कामयाबी हम देख सकते हैं श्रीहरिकोटा में, और जो तमाम भारतीय इस मिशन के साथ जुटे थे, और जैसे जैसे काउंटडाउन के साथ सबकी धड़कनें भी बढ़ गई थी, लेकिन ये मिशन सफलतापूर्वक आसानी से लॉन्च हो गया और अब वैज्ञानिक इसको ट्रैक कर रहे हैं और इस मिशन ये जो आदित्य मिशन है इसके क्रूज फेज का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये जैसे धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलता है, उसके बाद इसको क्रूज फेज में लाना होता है और उसके बाद उसकी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग की जाती है। ठीक उसी तरह से वही रूट होता है जो चंद्रयान के लिए फॉलो किया गया था। तो अब वैज्ञानिकों के लिए आगे चलकर चुनौती ये होगी कि अगले 4 महीने तक, देखिए ये जो आदित्य मिशन है उस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए पूरे 4 महीने लगते हैं। 120 दिन का सफर है आदित्य मिशन का, बहुत लंबा सफर है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात का यकीन है कि ये इसरो की तरफ से जो लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक पर है, सही ट्रैजेक्टरी पर जा रहा है और इसे लगातार 4 महीने तक ट्रैक करते जाएंगे और एक के बाद एक पेलोड्स जो है उन्हें एक्टिवेट किए जाएंगे और इन तमाम पेलोड्स के जरिए जो डेटा इकट्ठा होगा वो उस तमाम डेटा के साथ तमाम साइंटिफिक कम्युनिटीज इसका एनालाइज करेंगे और जो सूर्य के साथ जुटी कई मिस्ट्रीज हैं, कई रहस्य हैं, इन रहस्य पर से पर्दा उठेगा। खासकर हम बात कर रहे थे कैसे जो इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने का जो आगे चलकर सपना है वैज्ञानिकों का, ये सपना भी पूरा हो सकता है और उस दौरान वैज्ञानिकों को और उस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को ये चाहिए कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में क्या मौसम है, किस तरह का तापमान है और किस तरह का वातावरण वहां पर है। तो ये तमाम चीजें, मौसम का वातावरण और तापमान जैसी चीजें, ये आदित्य L1 मिशन के जरिए समझे जाएंगे और ये जो इंटरप्लैनेटरी मिशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा डेटा सामने आएगा। और जो सोलर फ्लेयर्स की एक्टिविटी जो हम सूर्य के अंदर देखते हैं, जो दहकते शोले जो कभी बाहर फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें सोलर एमिशंस कहा जाता है, ये एमिशंस क्यों होते हैं और इनसे कैसे स्पेस में, अंतरिक्ष में मौजूद एसेट्स को बचाया जाए, क्योंकि इसका एक बूंद भी इन शोलों से गिरने वाला जो एमिशंस का एक खतरा भी जो है, अगर सोलर एसेट्स पर गिर जाता है तो इसे तहस नहस कर देता है। और अंदाजा लगाइए कि सूर्य से धरती तक जो रोशनी हमें मिलती है वो पूरे एक एटमॉस्फेयर के जरिए छन कर आती है और अब आदित्य L1 मिशन इसे उस जगह से उसका अध्ययन करेगा जहां से सीधा डायरेक्ट जो सूर्य से निकलने वाली रोशनी है धरती से पहले पहुंचने तक, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये तमाम अध्ययन का और साइंटिफिक स्टडी का एक केंद्र बनेगा अगले 4 महीने तक और वैज्ञानिक इसको लेकर काफी उत्सुक है। बेंगलोर में इसरो के जो ट्रैकिंग टेलीमेट्री सेंटर है, यहाँ पर डेटा जुटाया जाएगा और इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में भी डेटा जुटाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। बिल्कुल आयशा, वापस आएंगे आपके पास, अब बनी रहिए हमारे साथ। और अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। आशुतोष शुक्ला हमारे सहयोगी वहां पर अभी हमसे जुड़ेंगे और उससे पहले कुमार आलोक नजर आ रहे स्क्रीन पर। तो कुमार आलोक, साफ तौर पर आज एक बड़ा कीर्तिमान यहां से रचता हुआ भारत नजर आ रहा है और आज का जो ये पल है उसके साक्षी हम सब बने हैं। कैसा माहौल वहां नजर आ रहा है? देखिए, जितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खास करके बच्चों में, गार्जियंस में, और एक भारत माता का झंडा लेकर के यहाँ पर लोग उपस्थित थे और जैसे ही प्रक्षेपण शुरू हुआ, जैसे गति बढ़ी रॉकेट में, एकदम उल्लास का वातावरण था। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे आदमी हैं जो यहाँ उस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे थे। सर, आपने देखा उस ऐतिहासिक क्षण को? बिल्कुल सर, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैंने यहाँ पर आकर लॉन्च देखा था और मैंने लॉन्च देखा। पिछली बार मैं चंद्रयान 3 के लिए आया था और चंद्रयान 3 लॉन्च देखा। उस टाइम भी मूवमेंट्स, मेमोरेबल मूवमेंट्स थी। उस टाइम में खुशी के आंसू थे और आज जो है और ज़्यादा खुशी के आंसू है, क्योंकि हमने एक बार सक्सेस ले ली थी। अब हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, आगे सक्सेसफुल होते ही जाएंगे। मुझे इसरो के साइंटिस्ट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं बारंबार सैल्यूट करता हूँ। जितनी बार सैल्यूट किया जाए उतना कम है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उन्होंने एक विज़न दिया और साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, स्पेशली इसरो के साइंटिस्ट ने उसको इम्प्लीमेंट किया और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है सक्सेसफुल के अंदर बदल गई। आने वाले टाइम में जितने भी रिसर्च होंगे इसके अंदर जो है पूरे वर्ल्ड के लिए ये वाले साझे किए जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? पूरी धरती मेरा परिवार है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर साझा की जाएगी। आने वाले टाइम के लिए ये धरती माता
के लिए और पूरी मानवता के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जी। रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के विचार प्रकट हो रहे हैं। आप देखिए पीछे अगर आप देखें तो प्रक्षेपण वहाँ पर जो है रॉकेट वहाँ पर है और उसको वहाँ पर सेल्फी लेने के लिए लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने आज उस ऐतिहासिक पल का आप गवाह बने, कैसा लगा आपको? आज बहुत खुशी की बात है। आज आदित्य L1 लॉन्च हुआ है 11:50 पे। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो सॉफ्ट लैंडिंग के साथ सक्सेसफुल हुआ है, ये भी सक्सेसफुल हो जाए बस। हमें भारतीय होने का गर्व है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल कुमार, इसीलिए का उत्साह है लोगों में और ये अपने आप में बिल्कुल कुमार, इसीलिए कहते हैं ना कि वैज्ञानिक भारतीय जो सपने देखते हैं उनको सच भी करते हैं, और इसलिए कहते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। हमारे साथ नवाबों की नगरी लखनऊ से आशुतोष शुक्ला भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, हम जानते हैं कि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है और इसलिए कहा जाता है कि किस तरह से इस मिशन को अद्वितीय बनाने में पॉइंट L1 की बहुत बड़ी भूमिका है। उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहला जो इंडियन बेस्ड लेबोरेटरी है सूर्य के अध्ययन के लिए, उसमें भी अब भारत अग्रणी देश बन गया है इस सफल प्रक्षेपण के बाद। बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से आपने कहा कि भगवान सूर्य का जो है दूसरा नाम जो है आदित्य है, 12 नाम है, भास्कर कहे जाते हैं। इन 12 नामों से संबोधित इसलिए हमेशा पृथ्वी पर किया गया, भारत में किया गया, कारण कि यह पृथ्वी की जो है और प्रकृति का सबसे बड़े पोषक हैं और इनकी ऊष्मा से ही धरती में प्रकृति और जीवन सारा कुछ जो है चल रहा है। आंचल, इस वक्त मैं आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ में खड़ा हूँ और जिस हाल में मैं खड़ा हूँ आज से कुछ हफ्ते पहले जो है यहाँ पर इन बच्चों ने, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने देखा था कि किस तरीके से जो है चंद्रयान की धरती पर भारत ने अपने कदम रखे थे और एक ऐसे जो है विषय को हल करने का काम किया था जिससे कि दुनिया में वो पहले नंबर का देश हुआ था। हमारे साथ कई सारे बच्चे हैं, आज ये भी बैठे हुए हैं। कैसा लगा तुमको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक्साइटेड हूँ कि कब ये हमारा आदित्य L1 सन पर पहुँचेगा, मतलब कोरोना में जाएगा, वहाँ पर कुछ वो स्टडी करेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। सबको शुभकामनाएं। जय हिंद। आंचल, किंवदंतियों में हमारा अंतरिक्ष विज्ञान था, कहानियों में हमारा अंतरिक्ष विज्ञान था और यह अंतरिक्ष विज्ञान अबूझ पहेली की तरह था जिसे हम जो है किसी तरीके से जानने की कोशिश करते थे, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक उस सारी पहेलियों को हल करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। वो उस तमाम अबूझ पहेलियों को हल करके हमारे तमाम ये नौजवान, हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हैं यहाँ, हमने देखा कि वो तमाम सारी गणनाओं को अपने कापी और किताबों में लिख भी रहे थे। तो निश्चित रूप से जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा का क्षेत्र और व्यापक हुआ है और हमारा युवा मन कहीं न कहीं अंतरिक्ष विज्ञान के अनबूझे जो रहस्य है ना, प्रश्नों को हल करने के लिए उत्साहित है। जी बिल्कुल आशुतोष, ये अनबूझे जो रहस्य हैं इनसे ही तो पर्दा उठाने के लिए यहाँ से L1 आदित्य गए हैं और हम उम्मीद करते हैं गौरव की बहुत से ऐसे डेटा को इकट्ठा करके इसरो तक वापस पहुंचाया जाएगा ताकि उससे नई जानकारियां, नए शोध के रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये आने वाले समय में साफ होता भी नजर आएगा। आयशा का रुख कर लेते हैं। आयशा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, जो तमाम वहां पर गतिविधियां होंगी उनको कैसे ये नोटिफाई किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि आपने उस मॉडल का भी अपने एक रिपोर्ट में जिक्र किया था और आपने देखा था कि किस तरह से वो जो गतिविधियां हैं उसको डेटा के रूप में कैसे यहां तक पहुंचाया जाएगा और किस तरह से आने वाले समय के लिए जो ऊर्जा है उसमें एक और ये बड़ा मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। डिटेल्स इसके बारे में। जी देखिए, बिल्कुल ये जो डेटा है एक के बाद एक रिले होता जाएगा। सबसे पहले जो इस आदित्य L1 मिशन में जो पेलोड्स हैं, इन पेलोड्स को एक के बाद एक करके स्विच ऑन किया जाएगा और सबसे आखिरी में स्विच ऑन होगा VELC जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, क्योंकि ये ऐसा यंत्र है जो सूर्य की रोशनी को, जो सूर्य का जो कोरोना है, जो बाहर की जो हम रोशनी देखते हैं, जो बाहर
उसका डिस्क देखते हैं, ये कोरोना की रोशनी को काट कर उसको एक लाइन में बदल देगा और इस लाइन के जरिए, ये स्पेक्ट्रम के जरिए ये डेटा एनालाइज किया जाएगा कि आखिरकार कोरोना में जो गतिविधियां होती है, जो इसकी तपिश है वो किस तरह से है, किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ये तमाम चीजें जो है VELC करेगा। लेकिन सबसे पहले जो यंत्र एक्टिवेट होगा वो मैग्नेटोमीटर है, यानी धरती से L1 तक जाने तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्टडी है, जो वैज्ञानिकों ने एम किया है, इसको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटोमीटर जो है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। तो देखिए, एक के बाद एक करते करते इसको इन तमाम पेलोड्स को एक्टिवेट किया जाएगा और वैज्ञानिकों के पास लगभग इतना डेटा होगा कि वो कई सालों तक इस डेटा को डेसिफर करने के लिए, इस डेटा को एनालाइज करने के लिए उन्हें लग जाएगा। तो इसरो के सेंटर में, ट्रैकिंग सेंटर में ये तमाम डेटा डाउनलोड होगा और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और दूसरे जो पेलोड्स बनाए हैं, जैसा तिरुवनंतपुरम के लेबोरेटरी ने एक पेलोड बनाया है, तो उन्हें ये डेटा को एनालाइज करने के लिए दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिशन के पीछे इस डेटा बिल्डिंग कैपेसिटी, इस डेटा को स्टोर करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, ये तमाम कैपेसिटी को भारत ने बनाया है। ये तमाम चीजें जो है इंडिजिनियस तरीके से भारत ने बनाया है। देखिए, जब एक मिशन सफल होता है तो इसके पीछे पूरा एक स्पेस का इकोसिस्टम काम करता है और ये इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में काफी प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप होती है और इस इकोसिस्टम में जो डेटा बिल्डिंग कैपेसिटी है, इसके जरिए अब इसरो सूर्य के अंदर जो रहस्य है, इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भी इस पर नजर रखे हुए हैं और उनके साथ भी ये डेटा शेयर किया जाएगा। देखिए, अब तक नासा और ईसा, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दोनों एजेंसीज हैं जिन्होंने लेबोरेटरीज, इस तरह की स्पेस ऑब्जर्वेटरीज L1 पर रखी है और भारत तीसरी एजेंसी है, इसरो तीसरी एजेंसी है जो इस तरह की लेबोरेटरी और ऑब्जर्वेटरी जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार किया है। तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी, अत्यंत बड़ा माइलस्टोन और आत्मनिर्भर के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये इसरो ने ये साबित कर दिया है कि कैसे लगातार पिछले 9 सालों में जिस तरह से लगातार इसरो को एक पुश मिलता गया है और उसके साथ एक के बाद एक कामयाबी हाथ लगती जा रही है, उससे साबित होता है कि वैज्ञानिकों के साथ अगर प्रधानमंत्री अपना विजन उन्हें देकर उनके साथ खड़े होते हैं तो भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और यही दूरदर्शिता प्रधानमंत्री की हमने देखी थी जब मंगलयान जो है उसका सफल प्रक्षेपण किया गया था, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक यान में जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, अगर एक कील भी भारतीय वैज्ञानिक लगाता है तो इससे भारत आत्मनिर्भरता के एक नई पग को लेकर आगे बढ़ता है। और इसी सफल प्रक्षेपण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर बधाई दी है। आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए हम तो यहाँ पर थे, मैं देखा वहाँ कितने लोग मौजूद थे, जो दर्शक दीर्घा में वहाँ मौजूद थे, वो सभी उत्साहित थे। आइए इस मंच से सुनते हैं कि वो कितने उत्साहवर्धक थे इस पल को लेकर, जो कि भारत के लिए भी बहुत आज महत्वपूर्ण दिन है। It was so awesome. It feels like I still have goosebumps in my hands. And wow, what an experience it is. Wow, it's a like unforgettable moment for me. Crowd and everyone was cheering. Oh shit, I still have goosebumps. This is going to be marvelous. Literally marvelous. It is a really great experience for me. This is the first time I've been here. And the crowd and the cheering and everyone was rooting for India and everyone was shouting. It was crazy. It was a surreal experience for all of us. It's amazing, yeah. I still have goosebumps and the ground was shaking when the rocket was lifting off. It was crazy. This is my first time experience in direct launch view. I have been waiting since 5 days to witness the launch view. It was awesome view, and when the liftoff takes from here, we are literally having goosebumps here. Still I can't forget the moment where that rocket liftoff and we had a very crazy, wonderful moment, amazing moment. ये रोमांच है, देखिए गौरव। बिल्कुल, और यही प्रतिक्रियाएं एक बल देती हैं और कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो साफ तौर पर इन चेहरों के जरिए नजर भी आ रहा है, जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
और ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना है और हम लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सभी बातें, वो सभी छोटी छोटी जिज्ञासाएं जो आपके मन में है उनके ज्वर को शांत करें। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमारे साथ कुमार आलोक है। कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, क्योंकि आप तो नेहरू प्लानिटोरियम में मौजूद हैं, इसे तो गढ़ कहा जाता है जब हम अंतरिक्ष के अध्ययन की बात करते हैं, हम सौर मंडल की बात करते हैं, हम तारों की बात करते हैं, चांद की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार हम एक विषय पर चर्चा ये कर रहे हैं कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया, कि किस तरह से धरती और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका बैलेंस कितना ज़रूरी है उस तमाम डेटा के लिए, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जिसके लिए L1 आदित्य को यहां से प्रक्षेपित किया गया है। देखिए, वस्तुतः ये वेधशाला है, एक तरह से प्रयोगशाला कहेंगे। और उसके बाद ये जब पहुँचेंगे, जब आदित्य L1 जब वहाँ पर जब पहुँचेगा और उसके बाद जो डेटा वो लेना शुरू करेंगे। जैसे कि अगर आप सूर्य को देखते हैं, अगर हम धरती से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे, चाहे वो कोडई कनाल हो, चाहे वो और भी जगह हैं, और भी स्थान है जहाँ से हम दूरबीन के द्वारा सूर्य की जो भंगिमाएँ हैं, सूर्य का जो भी उनका एक्टिविटी है उससे हम देखते हैं। तो उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती। जैसे अगर हम कोरोना की बात करें, जो आउटर जो सूर्य का वो है, उसको हम उस पर जब ये L1 जब वहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद जब डेटा लेना शुरू करेगा, फोटोग्राफी करना शुरू करेगा, तो उसके बाद बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। और ये अपने आप में आज का दिन भारतीय साइंटिस्टों के लिए, भारत सरकार के लिए तथा तमाम भारत के लोगों के लिए अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल। कुमार आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ और आशुतोष भी बने रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तो आंचल, विनोद कुमारी जुड़े हुए हैं, अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस ऐतिहासिक पल के आप भी साक्षी बने हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सूर्य के बारे में तो हम हमेशा यही सुनते हैं कि भाई वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ हम नहीं जा सकते, लेकिन जो नहीं होता है उसको सफलतापूर्वक कैसे एकम्प्लिश किया जाए, इसका मादा हमेशा इसरो उठाता है और हमेशा उसे पूरा करता है, जो आज भी किया गया। हाँ जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी को। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मिशन है। सूर्य तक तो आपको पता है गर्मी बहुत है, वहां तक नहीं जा सकते हैं, पर हाँ एक पॉइंट है, लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं उसको, L1, जो सूरज और धरती के बीच में, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है, जो कि लगभग 1% है। जो 150 मिलियन किलोमीटर की जगह वो 1.5 मिलियन किलोमीटर पे ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या होता है, वहां पे आप लगातार उसकी सूरज को स्टडी कर सकते हो। तो इसमें पेलोड है जो सन का कोरोनल मास इजेक्शन, क्या एक्टिविटी होती है सन पे, उनकी स्टडी की जाएगी। 7 पेलोड हैं उसके ऊपर, जी जी, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग पेलोड्स हैं जो उसका कोरोनल मास इजेक्शन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक एक्टिविटी 15 लाख किलोमीटर पर क्या मैग्नेटिज्म होता है उसका भी एक पेलोड है उसमें। प्लाज्मा पापा पेलोड है एक, उसमें प्लाज्मा एनालाइजर पेलोड है, सूट है। तो ऐसे 7 पेलोड हैं, आपने देखे होंगे, एक से एक इंटरेस्टिंग है। बहुत ही अच्छा समय है। पहले चंद्रमा को कंक्वेयर किया इसरो ने, और अभी सूरज की तरफ है निगाहें। और 15 लाख किलोमीटर बहुत अच्छी जगह है। वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो बराबर होता है। तो वहां पे डिस्टर्बेंस, गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है, तो वहां पे स्टेबल पॉइंट होता है एक तरह से। तो वहां से आप उसको बिना किसी एक्लिप्स के देख सकते हो। तो इसलिए उसका बहुत उपयोग है और वो फायदेमंद रहता है। ऐसे एस्ट्रोनॉटिकल स्टडीज के लिए बहुत उपयुक्त है वो। बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि डेटा तो वहां से काफी कुछ मिलेगा ही, जानकारियां भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन क्या दूसरी गैलेक्सियों के बारे में भी जानकारियां वहां से इकट्ठा हो पाएंगी? हाँ, ये है कि उसका अफेक्ट अर्थ पे क्या होता है, इस पे कंसंट्रेशन है इसमें जी। तो उसमें से अब आपको अर्थ पे क्या, जैसे वहां पे सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आती हैं, तो हमारे सैटेलाइट्स में भी उनकी पोलैरिटी उल्टा हो जाती है, आपको विदित होगा ये सुन के। तो उसमें क्या, फिर ऐसी सारी जानकारी आपको, सोलर वेदर, इसका इम्पैक्ट अर्थ पे क्या होगा, तो वो सारी उसकी जानकारी मिलेगी। दूसरी गैलेक्सियों का भी अभी नहीं है इसमें जो पेलोड्स हैं जी।
तो लेकिन मेजर उसका कंसंट्रेशन है, उसका प्लाज्मा कैसे होगा, पर हाँ स्टडीज को रिलेट किया जा सकता है। विनोद जी, लगातार बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ा था, क्योंकि ये जिज्ञासा शुरू से मन में है, भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा कैसे आया। यही कोशिश हमने चंद्रयान 3 के जरिए, अब जो हमारे प्रज्ञान साहब हैं छुपा रुस्तम, वो लगातार नई नई जानकारियां भेज रही हैं। अब ऐसे ही कुछ और जो हम रहस्य उनकी बात करते हैं, लेकिन ये जो तमाम थ्योरीज हैं जिन पर लगातार बात की जाती है, उनसे कितनी जानकारी हम जुटा पाएंगे इन 7 पेलोड्स के जरिए। और हम जानते हैं कि इनका अलग अलग काम है और ये किस चरणों के हिसाब से आने वाले 4 महीनों में काम करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि थ्योरी है पर उनका अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो यस, हम उसकी खोज में हैं और साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर सभी, उसकी खगोल शास्त्रीय सभी लोग इसको ढूंढ रहे हैं। वो रहस्य है, अभी तक ये नहीं पता चला हमें यूनिवर्स की लिमिट क्या है। आपको मालूम होगा सन 1975 में वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 दोनों डायरेक्शन में छोड़े गए थे। अभी तक वो कितने साल हो गए, 47-48 साल हो गए, अभी तक सिग्नल आ रहे हैं, पर अभी तक वो चल ही रहे हैं। उन्होंने ये यूनिवर्स को छोड़ दिया, सोलर सिस्टम से आगे चले गए वो। तो अभी इसका रहस्य से पर्दा धीमे धीमे खुलेगा। अब जैसे अभी चंदा मामा का तो रहस्य खुल गया, अब सूरज अंकल का भी देखते हैं, सूर्य नारायण का, सूर्य देव का भी देखते हैं। तो इन सब चीजों से रहस्य उठना बहुत जरूरी है और ये ही साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करते हैं नेशन में, ये सारी चीजें। जी। और ये टेम्परामेंट ही तो है जो आने वाले, जो हमारी पौध है, जो यूथ है, युवा पावर है, जिस डेमोग्राफी की हम बात करते हैं कि उनके अंदर हम कैसे इस सोच को विकसित करके आगे बढ़े। क्यों गौरव? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर भुवन जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और उसी के साथ किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज एक कीर्तिमान भारत ने रचा है और आने वाला समय भारत के और ज्यादा बढ़ते कद को दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में भी भारत का डंका बजता हुआ नजर आएगा। जी देखिए, बहुत बड़ा कदम है और बहुत ही ऐतिहासिक ये आज की अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वास्तव में हम सभी जो सोलर फिजिक्स के लोग हैं, सोलर और स्पेस साइंटिस्ट हैं, आज गदगद हैं, हम लोग ओवरवेल्म्ड हैं। और इसका कारण ये है कि आज तक जिस L1 पॉइंट पर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा जैसे एजेंसीज ही पहुंच पाई थी, आज भारत ने भी वो काम कर दिखलाया। और आदित्य L1 का जो हमारा 1 दशक से भी पुराना सपना था, आज वो सपना साकार होने की दिशा में बढ़ चला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात है, जो खास बात है इस मिशन की, कि ये कोई छोटी टेलीस्कोप नहीं है। पहले भी भारत ने चंद्रयान 2 जो था उसमें एक्सरे सोलर मॉनिटर XSM को स्थापित किया था और वो सूरज से आने वाली एक्सरेज की जानकारियां हम तक पहुंचा रहा था। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमको मिले हैं। लेकिन ये जो है, ये सिंपल टेलीस्कोप नहीं है, ये एक पूरा ऑब्जर्वेटरी क्लास का मिशन है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब वेधशाला। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो सूरज की स्टडी की, एक मॉडर्न स्टडीज की भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही। जो उदयपुर की सोलर ऑब्जर्वेटरी है, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के अंडर में आती है, इसका 50 साल का इतिहास। और इस 50 सालों में इसने हाई रेजोल्यूशन के ऐसी डेटा और ऐसे इमेजेस हमको सन के दिए हैं जो बहुत कम ऑब्जर्वेटरीज ही दुनिया में दे पाती हैं। और उदयपुर, जिसको झीलों की नगरी भी कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी लेक है, लेक फतेह सागर। उसके बीच में आइलैंड में हमारी टेलीस्कोप स्थापित है। इसके अलावा कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेटरी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर जिसको ऑपरेट करती है, वो तो ब्रिटिश टाइम की है। और नैनीताल में जो एरीज है उसमें भी सोलर टेलीस्कोप्स लगी हुई है। तो उदयपुर से तो हमारा बहुत लंबा सोलर का एक इतिहास रहा है। आज हमने सोलर की एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी को L1 में स्थापित करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी, मल्टी वेवलेंथ का मतलब इसमें कुल मिला के 7 पेलोड्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इनमें जो 4 पेलोड्स हैं, जो 4 उपकरण लगे हुए हैं, ये टेलीस्कोप्स हैं। टेलीस्कोप का मतलब ये L1 पॉइंट पर रहेंगी और टेलीस्कोप जो ट्यूब है वो लगातार सन की तरफ रहेगी। एक टेलीस्कोप है
विजिबल मिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये व्हाइट लाइट में जो दृश्य प्रकाश होता है, जो प्रकाश हमको दिखाई देता है, उसमें सन के कोरोना की स्टडी के लिए हमको डेटा जुटाएगी। इसके अलावा इसमें एक सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, सूट। ये अल्ट्रा वायलेट जो सन से रेज आती हैं, उसके अलग अलग वेवलेंथ में हम तक डेटा पहुंचाएंगी। तीसरी इसमें टेलीस्कोप है वो सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप है, और चौथी टेलीस्कोप है हार्ड एक्सरे टेलीस्कोप। देखिए, ये जो एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट है, इसकी स्टडी हम पृथ्वी से नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी का जो वातावरण है ये एटमॉस्फेयर इन रेज को, इन हानिकारक किरणों को अंदर आने से रोक देता है। लेकिन हम जब स्पेस में जाते हैं तो हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये 4 इसमें टेलीस्कोप्स हैं, और जो 3 बच गए हैं जो पेलोड्स, वो इन सीटू पेलोड्स हैं। इन सीटू का मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो होता है यथास्थान। मतलब L1 की जो ऑर्बिट है, जिसमें ये चक्कर लगाएगा हमारा आदित्य L1, उसमें ये 3 जो पेलोड हैं ये अंतरिक्ष में सस्पेंडेड है। तो अगर हम और सूरज से जो हमारी सोलर विंड आ रही है, जो प्लाज्मा आ रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उसका मौसम ये हर समय हमको बताएंगे। तो इसे हम कहते हैं अंतरिक्ष मौसम, स्पेस वेदर। ये हमारी पृथ्वी के मौसम से अलग है। तो 4 इसमें दूरबीनें हैं मल्टी वेवलेंथ, और 3 इसमें अंतरिक्ष मौसम की जानकारी देने वाले पेलोड्स हैं, जिसमें से एक तो हमारी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का है। जी भुवन जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया कि अब सूरज के घर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमने 7 कैमरास लगा दिए हैं, और पल पल की जानकारी हम वहां से ले पाएंगे। आपके पास वापस आऊंगी भुवन जी, हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, 2 चीजें हमेशा हम सूर्य के बारे में लगातार चर्चा करते रहे हैं। एक, जब हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं उसमें सूर्य का बहुत अहम रोल होता है, और उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिसको लगातार कहते हैं कि ओजोन लेयर के लिए वो खतरनाक है। किस तरह से हम ये जान पाएंगे कि समय का जो बदलाव है, समय का चक्र, और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, आखिर ये किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और कैसे ये काम करती हैं, उस लिहाज से भी ये जो प्रक्षेपण किया गया है ये बेहद अहम, जो बहुत जरूरी है। अल्ट्रा वायलेट रेज किस तरह से, किस उससे हमारी ओजोन लेयर को प्रभावित करती हैं, या फिर उधर मैग्नेटिक फील्ड है, सोलर से जो इंसिटू मेजरमेंट होंगे वो ये बताएंगे कि उनका अफेक्ट धरती पर क्या होता है। आजकल तो ये भी चल रही है कि हमारा पृथ्वी का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसमें भी कुछ बदलाव आ रहा है। जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं उनमें भी कुछ बदलाव आ रहा है। तो इन सारी स्टडीज में ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द स्टडीइंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट सर। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम तमाम बातें हैं जिनसे लगातार हम इस मंच के माध्यम से आसान भाषा में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये 7 पेलोड जो है वो किस तरह से काम करेंगे। दोनों ही विशिष्ट मेहमान इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी आपकी जिज्ञासाएं हैं जो आपके मन में होंगी। हम कोशिश करेंगे इस मंच के माध्यम से गौरव की अपने मेहमानों के जरिए उन सवालों का जवाब दे। कहीं मत जाइए, जुड़ रहिए इस खास पेशकश के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब सूरज की ओर जिस तरह से हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर जो सफलतापूर्वक आज का ये पूरा प्रक्षेपण हुआ है, उसी पर अब आज हम खास चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, और साथ ही साथ जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या कहती हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो अंतरिक्ष में हम आंचल देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में भारत के जो बढ़ते हुए कदम हैं वो तेज गति के साथ बढ़ते हुए हैं। पहले हमने चंद्रयान देखा, और उसके बाद अब सूरज की जो ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत के लिए अंतरिक्ष में भी तमाम जो कीर्तिमान है वो रचता हुआ नजर आएगा। इसीलिए कहते हैं प्रधानमंत्री की जो अंतरिक्ष है ना वो असीम संभावनाओं का आकाश है। वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड है, और अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर करने वाला हमेशा जब इतिहास बनाता है तो मिसालें याद नहीं की जाती, वो दी जाती हैं। और इसलिए भारत की मिसाल अब आने वाले समय में दी जाएगी, जिस L1 की हम बात कर रहे हैं। साथ ही जिन तमाम पेलोड्स का जिक्र हमारे विशिष्ट मेहमान कर रहे थे, इनके अलग अलग काम है। और भुवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जी, जिस तरह से हम तमाम उन 7 पेलोड्स का जिक्र कर रहे हैं, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग
ये चीज लगी कि जब हम बात कर रहे हैं एस्पेक्ट्स की, जो कि सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, यानी जिस सोलर पावर का हम जिक्र लगातार करते हैं, कैसे आने वाले समय में एक विकल्प के तौर पर जब हम ऊर्जा की बात करें, जिसमें हम विंड एनर्जी को भी इंक्लूड करते हैं, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, क्या इन तमाम पेलोड्स के अध्ययन से इस दिशा में भी काम हो पाएगा? देखिए, पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, जो एस्पेक्ट्स है आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, ये सन से जो विंड आती है जी, की स्पीड होती है करीब करीब 300 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर के 700-800 तक, इसकी हमको जानकारी देगी। तो इसका जो सन से जो फ्लक्स आता है, जो रेज वहां से आ रही हैं, जो रेडिएशन आ रहा है, उसको ये नहीं मेजर करेगा। ये मेजर करेगा कि सन से जो विंड आ रही है उसका क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके फ्लो स्पीड में क्या बदलाव आ रहे हैं, जो सन से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि सोलर विंड एक कंटिन्यूअस फ्लो है, वो सन से हमेशा निकल रहा है। जब सन एक्टिविटी मैक्सिमम पर होती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, जब मिनिमम पर होती है तो कम हो जाती है। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस फ्लो है, इसके साथ साथ कभी कभी बहुत बड़े बड़े विस्फोट भी सन में होते हैं और उससे निकलने वाला प्लाज्मा भी सोलर विंड के साथ साथ पूरे हमारे सौरमंडल में फैलता है। अगर सोलर स्टॉर्म से निकलने वाला ये जो प्लाज्मा का तूफान है, जिसको हम कोरोनल मैस इजेक्शन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और जो धमाका होता है उसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, सोलर फ्लेयर और कोरोनल मैस इजेक्शन। जब ये घटनाएं होती हैं तो सोलर विंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती है। एकदम से हमें दिखता है कि जो प्लाज्मा का फ्लो है उसकी स्पीड में जंप आ गया, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो कांस्टेंट थी उसमें एकदम जंप आ गया। तो ये जो घटनाएं हैं इस बारे में एस्पेक्ट्स हमको बताएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। ये क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष मौसम आज से कुछ दशकों पहले तक इतना जरूरी नहीं था, लेकिन आज जितने भी देश हैं, चाहे वो इक्वेटोरियल रीजन में हो चाहे वो पोलर रीजन में हो, सभी के सैटेलाइट्स हैं, और पूरा जो हमारी कम्युनिकेशन है, संचार व्यवस्था है, टीवी है, मोबाइल फोन्स हैं, सैटेलाइट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो सैटेलाइट सिस्टम को एक एडवांस वार्निंग मिले कि भाई सन में तूफान आ गया है। वो हमारे जो 4 पेलोड है आदित्य L1 में, व्हाइट लाइट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे में 2, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे, वो इसके बारे में हमें सटीक जानकारी देंगे, तुरंत देंगे। फिर जब वो विस्फोट हो गया, अब उसका प्लाज्मा पूरे हमारे अंतरिक्ष में बिखर गया। अगर वो अर्थ की दिशा में आ रहा है तो वो आदित्य L1 को कुछ घंटों के बाद हिट करेगा, और जैसे ही वो आदित्य L1 के जो 3 इन सीटू मेजरमेंट्स वाले प्रोब हैं उनको हिट करेगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि तूफान अब L1 तक पहुंच गया है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, और अगर घातक है तो थोड़ी देर के लिए हमें अपने सैटेलाइट्स को बंद करना पड़ेगा या उनकी दिशा को मोड़ना पड़ेगा। तो ये अंतरिक्ष मौसम ये भविष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के ही बहुत सारे सैटेलाइट्स आज आसमान में हैं। आप जानते हैं लास्ट ईयर स्पेसएक्स के सैटेलाइट्स खत्म हो गए थे सोलर फ्लेयर्स की वजह से, जी है ना। तो आज ये तो बहुत साफ है ना कि सूर्य पर कुछ भी बदलाव होता है उसका सीधा असर धरती पर पड़ता है, क्योंकि लगातार हम कहानियों में, किस्सों में और वैज्ञानिक तथ्यों में भी ये पढ़ते आए हैं कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है। आपके पास वापस आएंगे। जब आपने ये बहुत अच्छी बात कही है तो एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा। आज से करीब 400 साल पहले ये देखा गया, तब यूरोप में टेलीस्कोप हुआ करती थी, कि सन में जो सनस्पॉट्स होते हैं, जो 3000 गॉस मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, जिनमें सौर विस्फोट होते हैं, उनकी संख्या अचानक 0 हो गई, 0 हो गई। और ऐसा करीब 50 साल तक हुआ जी, और 50 साल में करीब करीब 4 सोलर साइकिल्स एकदम सन में गायब हो गई। और उस टाइम पूरे यूरोप में बहुत ठंड पड़ी, मतलब एक ठंड की वजह से इतना नुकसान हुआ यूरोप में। लंदन की जो टेम्स रिवर थी वो भी पूरी तरह से जम गई, लोग अकाल से मरने लगे, और इसको हम कहते हैं लिटिल आइस एज। तो ये जो लिटिल आइस एज 50-60 साल की रही दुनिया में, इसका संबंध सन में जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो सन स्पॉट्स थे, इसका जो 0 होना था, जो मॉन्डर मिनिमम का समय था, उससे एकदम कोरिलेशन है। तो ऐसे कई बार हमको एविडेंसेस मिले हैं
कि जो टेरेस्ट्रियल वेदर है उस पर भी सन का एक प्रभाव है, और इसके लॉन्ग टर्म एग्जैक्ट क्या प्रभाव है, इसके रहस्यों के लिए हमें सन के कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है स्पेस से। और इस दिशा में भी आदित्य L1 एक बहुत बड़ी छलांग है हमारे देश की। बिल्कुल भुवन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आप अपने एक सहयोगी हमारे साथ कुमार आलोक लगातार जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ युवा और बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत वो करेंगे। कुमार आलोक, साफ तौर पर किस तरह का माहौल वहां पर अभी नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके साथ कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और कैसे इस पल को लेकर, आने वाले कल को लेकर वो कितने तैयार और उनके मन में क्या है, इसको टटोलने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल मैं आपको सवेरे से बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त उत्साह है, और खासकर बच्चों को, और बच्चे हमारे भविष्य हैं। कल के ये भी इसरो के अध्यक्ष हो सकते हैं, कल ये वैज्ञानिक हो सकते हैं। लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको अगर कहा जाए कि टेक्निकली आज जो कुछ भी हमारा जो आप पीछे देख रहे हैं आदित्य L1 जो अंतरिक्ष में गया, तो टेक्निकली और बहुत सरल शब्दों में अपने स्टूडेंट्स को आप कैसे समझाएंगे इसको? ये सिंपल है। यहाँ से पृथ्वी से जो लॉन्च हुआ, ये यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर सन के ऑर्बिट में वहाँ पे वो करेगा, सन की रिसर्च करेगा कि इसका टेम्परेचर क्या है, इससे कितनी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जैसी होती हैं, वो सब कितनी टाइप की हैं, ये सब इस बारे में सन रिसर्च करेगा। आप बताओ, बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन आप तुम्हें देख रहा हूँ सवेरे से ही तुम एकदम इंटरेस्टेड थे, और जब जैसे ही प्रक्षेपण हुआ उसके बाद तुमने तालियां बजाई, पूरा शोर किया। तुम बताओ कि ये आज भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या है ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो नासा है अभी तक वहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्बिट में जा चुका है। ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया दूसरा देश होगा वहाँ पे जाने के लिए सक्सेसफुल। वैसे तो 4 लॉन्च हो चुके हैं, मगर इंडिया का भी सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, मगर वहाँ सक्सेसफुल जाएगा। मैं इसरो को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा उनके साइंटिस्ट को, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कराया और वहाँ पर ऑर्बिट में भी सक्सेसफुली पहुँच जाएगा चांद में। आप भी संक्षेप में बताइए, समय कम है, आज के इस ऐतिहासिक जो सरकार की उपलब्धि रही, वैज्ञानिकों की उपलब्धि रही, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमें अपने इंडिया में बहुत प्राउड है, क्योंकि हमारा सन मिशन अच्छे से लॉन्च हो चुका है, और हमारा इंडिया भी आन चलते बहुत ऊपर देशों में आया था, बड़े बड़े देशों में आया था हमारा देश का नाम, और ऐसे ही हमारा इंडिया तरक्की करते रहे, और हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत। आपको सुनवाते हैं पहले कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। Children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team, and the entire countrymen. May I request the project director of Aditya L1, Nigar Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected into the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrange point L1. Once this Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the center directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember Professor U.R. Rao,
who sowed the seed for this mission, and looking forward for a successful halo orbiting session and further great science output from the Aditya L1 mission. Thank you all. Sri Biju, the mission director and the project director of PSLV. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished injecting Aditya L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. The challenging requirements given by satellite team was indeed very it was very challenging to meet the orbital requirements. We have gone for a new mission design strategy. We have gone through numerous simulations to validate this, and that is the proof that you are having now. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums, and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV, and all our family members. With this, our capability of PSLV has increased manifold to venture into new missions, to new and challenging missions. I take this opportunity to thank my project team led by our Sri MJ Lal, as well as Damodaran, Vehicle Director and Associate Vehicle Director, in leading the entire campaign. I wish our satellite team an excellent time ahead for completing all the operations and completing all scientific objectives they have envisaged. Thank you all. Thank you very much. Thank you everybody for spending your time watching this mission and also supporting us and congratulating us, and we joined the entire country. We are very proud of the fact that we could do this mission, Aditya L1 mission, just following the Chandrayaan 3 activities, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And the good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you for next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you. तो सबकी मेहनत का ये नतीजा है जो साफ तौर पर श्रेय देते हुए यहाँ पर सोमनाथ नजर आए, और कहीं ना कहीं जो इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी बात भी यहाँ पर रखते हुए नजर आए कि किस तरह की चुनौतियां उनके सामने थी, और आने वाले समय में और कैसे इसको और बेहतर बनाने की और आगे बढ़ने की जो कवायद है वो कैसे रंग लाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, हमारे साथ विशेष मेहमान भुवन जी जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से सोमनाथ साहब ने ये भी बहुत अहम तौर पर कहा, प्रज्ञान की भी बात की, विक्रम लैंडर का भी जिक्र किया। अभी 1 या 2 दिन में उनको स्लीप मोड में डाला जाएगा, तो तमाम जानकारियां वहां से भी आती हुई। भुवन जी, लेकिन एक जो बहुत अहम बात जो उस मिशन से जुड़े लोग हैं, यानी कि अगर हम बात करें L1 आदित्य की, कि बहुत चुनौतीपूर्ण था ये, और इसमें चुनौतीपूर्ण जो मैं पढ़ पा रही हूँ वो ये है कि कैसे जो उनका क्रूज फेज है और साथ ही साथ हेलो ऑर्बिट में जो L1 को उसकी पोजिशन को कैप्चर करना, आप आसान भाषा में कैसे समझा पाएंगे कि ये अगर इस फेज को पार कर जाता है तो उस लिहाज से हम कितना आगे उम्मीद कर पाते हैं उस डेटा के इकट्ठा होने की, जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं। ये जो L1 जो मिशन है ना, वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है जी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश ने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान अभी 3 गया है, और पृथ्वी से अगर हम देखें कितनी दूरी है चंद्रमा की, तो वो करीब करीब 3,80,000 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम देखें पृथ्वी से L1 पॉइंट की कितनी दूरी है, तो वो करीब 15 लाख किलोमीटर। आप सोचिए कितना चैलेंजिंग मिशन है। 1500 किलोग्राम के सैटेलाइट को, जो आदित्य L1 है, जिसमें 7 पेलोड हैं, उसको हमने PSLV में रखा
आज अभी उसका सफल प्रक्षेपण हो चुका है। अब ये कुछ दिन तक अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा और धीरे धीरे हम ग्राउंड से कमांड भेजेंगे और इसकी ऑर्बिट को और भी बड़ा और भी बड़ा करते जाएंगे। जब ये एक बहुत बड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट में हो जाएगा तब हम इसको ट्रांसफर करेंगे L1 पॉइंट की तरफ। दूसरी चीज क्या है, जो L1 पॉइंट है, जैसा आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है और जो सूरज की ग्रेविटी है वो अलग अलग लैग्रांजियन पॉइंट्स को निर्धारित करती है। जो L1 पॉइंट है, इसकी खास बात है कि ये पृथ्वी और जो सूर्य है उसके बीच की जो लाइन है उस पर ये पड़ता है। अब L1 में ये स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि L1 के चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट में ये घूमेगा और जब ये हेलो ऑर्बिट में घूमेगा तो लगातार इसके टारगेट में सन रहेगा। दूसरी बात, L1 ही क्यों? इतना कठिन मिशन है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी है, टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है, इसको इन अर्थ की ग्रेविटी से निकाल करके क्रूज फेज में ये जाएगा। फिर क्रूज फेज के बाद जो L1 की चारों तरफ की ऑर्बिट है इसमें इसका इंसर्जन किया जाएगा। बहुत चैलेंजिंग है। उसके बावजूद भी L1 पॉइंट क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहां कभी सनसेट नहीं होगा और जो सैटेलाइट है हमारा वो 24/7 365 डेज हमको सन से आने वाले डेटा को प्रदान करेगा। और यही वजह है कि अब तक जो बहुत बड़ी बड़ी जो एजेंसीज थी, जैसे नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा है, वही यहाँ तक पहुंच पाए थे। तो आज इसरो ने जो छलांग लगाई है, हम लोग गदगद हैं, मतलब आज लेकिन मन नहीं कर रहा था घर में बैठने का। हम सभी लोग सेंटर में आए, हम सभी ने देखा और अभी मैं एक बच्चों के स्कूल में हूँ। जी भुवन जी, आपके पास आएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है और उन्होंने लिखा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है और साफ तौर पर उन्होंने बधाई दी है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में लगातार भारत के बढ़ते कदम अब नजर आ रहे हैं और चंद्रयान के बाद अब सूरज की बारी है। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। इस खास पेशकश में जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अर्जुन, एग्जाम्स फ्रॉम यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार इस पर अब चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। अपने जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भुवन जोशी। भुवन जी, साफ तौर पर जैसा कि लगातार हम इस पर शोध कर रहे हैं और जिस तरह की बातें हम देख रहे हैं और चर्चाओं को का जो दौर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वो सूर्य है। तो ऐसे में ऊर्जा वहां से निकलती हुई जब आएगी और जब ये वहां पर सारी जो गतिविधियां हैं उनको कैच किया जाएगा, वो डेटा जब हमारे पास आएगा तो मानव कल्याण के लिए ये कितना ऐतिहासिक होगा। और साफ तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन इस पूरे प्लैनेट पर अगर किसी वजह से है तो वो उसका सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना गया है। तो सूर्य इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, और जब ये डेटा यहां पर आएगा तो उससे जो गतिविधियां हैं वो कितनी और तेज होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मतलब जो भी इसरो की मिशन है उसका बेसिकली जो मेन एम है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर मैनकाइंड, है ना। हमेशा से ये रहा है जी। और जब हम आदित्य L1 की बात करते हैं तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला है कि जो सन में फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी फंडामेंटल फिजिक्स को समझना। जी, ये ज्यादातर साइंस के लोगों का काम है।
बाद में जो हम सिद्धांत निकालते हैं, जो हम थ्योरी को समझते हैं, वो टेक्स्ट बुक्स में आती हैं और कई सालों के बाद उसका दूसरे पहलू भी आते हैं, उसको लोग अप्लाई करते हैं, उससे नई नई चीजें बनाते हैं, डिस्कवरीज होती हैं। ये तो एक पहलू है फंडामेंटल फिजिक्स। लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है वो अप्लाइड फिजिक्स है। और अप्लाइड फिजिक्स की जब मैं बात करता हूं तो मेरे केंद्र में है स्पेस वेदर। जो स्पेस वेदर है ये फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने वाला है स्पेस एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि हम सभी सैटेलाइट से ही आज अपना काम चलाते हैं, चाहे टीवी ब्रॉडकास्ट हो और मोबाइल फोन हो, जहां भी आप देखें। भाई आज 2005 की बात करूं, आज से 10 साल पहले 2013 की आप बात करें, हम लोगों की कारों में जीपीएस नहीं हुआ करते थे जी। और आज हमने लोगों से पूछना ही छोड़ दिया है कि भाई साहब ये एरिया कहाँ पर है, हमें इस कॉलोनी में जाना है, ये सड़क हमें कहाँ पर मिलेगी। ये सब कैसे हो पाया संभव? ये सब संभव हो पाया आज सैटेलाइट के माध्यम से। और हर देश इस स्पेस रेस में भी है, फिजिक्स को जानने की भी कोशिश है और हमें अपने जो स्पेस एसेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी सोलर स्टॉर्म से रक्षा करनी है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे आप देखिए 2000 सितंबर की बात है, 2015 में या 17 की बात है, 2017 सितंबर की बात है, सूरज में एक बहुत बड़ी फ्लेयर हुई। फ्लेयर का मतलब विस्फोट, मतलब मिलियंस ऑफ एटम बम जब एक जगह पर फटेंगे तो जितनी ऊर्जा निकलती है उतनी एक बड़ी फ्लेयर में निकलती है। और एक बड़ी फ्लेयर मिलियंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी के बराबर है जी, मिलियंस ऑफ ज्वालामुखी के बराबर है। तो इतनी सारी एनर्जी जब बहुत कम समय में 10 सेकंड से लेकर के 1000 सेकंड के बीच में निकलती है, तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। इन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है और एनर्जी से जो उसको पुश मिलता है, इतनी सारी एनर्जी से फ्लेयर के दौरान, उससे उनकी स्पीड रिलेटिविस्टिक हो जाती है और बहुत जल्दी वो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर तक पहुंच जाता है जी। तो इन सैटेलाइट को हमें इस इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट से बचाना है, प्लाज्मा के बम्बार्डमेंट से बचाना है। तो टायर जो मैनकाइंड है उसको उसका लाभ मिलेगा, हमारी जो इकोनॉमी है उसको उसका लाभ मिलेगा। और ये एक अनूठा रहस्य है कि जब हम सूर्य की बात करते हैं उसके तापमान को लेकर बचपन से कई मन में सवाल होते थे, क्योंकि हम लगातार ये कहते थे अरे भाई सीधी आंखों से मत देखो, आंखों में चुभता है, क्योंकि उसकी रोशनी इतनी तेज होती है। और इसीलिए जो विभाजन है सौर हवाओं का, उसके तापमान को लेकर ये मिशन जो स्टडी प्रोवाइड करेगा, ये कितनी मददगार साबित होगी भुवन जी? बहुत ही आपने जो ऐसे पॉइंट पर आप ले आई साइंस के हिसाब से, जो आज दुनिया का एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। मैं थोड़ा सा यहाँ ये कहना चाहूंगा, हम बात करेंगे सन के कोरोना के तापमान। जो सन है हमारा वो पूरा गैसियस स्ट्रक्चर है और इसकी जो साइज है वो 7 लाख किलोमीटर है, मतलब 14 लाख किलोमीटर व्यास का हमारा सन है, 7 लाख किलोमीटर इसकी रेडियस है। जो इसकी सरफेस है, जहां तक हम बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं, व्हाइट लाइट से देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोस्फेयर। फिर जैसे हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, ऐसे ही सूरज का भी वायुमंडल है। फोटोस्फेयर के बाद जो पहली लेयर आती है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर, और उसके बाद 2500 किलोमीटर इसकी करीब करीब जो थिकनेस है वो साइंटिस्ट ने नापी है, और उसके बाद जो क्रोमोस्फेयर का स्मूथ एक्सटेंशन है उसे हम कहते हैं कोरोना जी। तो ये जो कोरोना है ये केवल हमारा इक्लिप्स के समय दिखता है, जब मून सन को पूरी तरह से ढक लेता है। अब आदित्य L1 का जो मेन जो टेलीस्कोप है, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, वो सोलर इक्लिप्स को आर्टिफिशियली क्रिएट करेगा 24/7, और इस तरीके से हमें कोरोना को देख पाना हर समय संभव हो पाएगा। और कोरोना का जो टेम्परेचर है जी, बिल्कुल भुवन जी वापस आ रहे हैं आपके पास, और आगे भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन अपने दर्शकों को आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्हें आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि मैं भी इतिहास लिखे जाने का साक्षी हूं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो ये प्रोत्साहन, ये आत्मविश्वास, ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है कि अंतरिक्ष में लगातार भारत नए झंडे गाड़ रहा है। लेकिन वक्त इस खास पेशकश में एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। अब अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तमाम जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय वैज्ञानिक प्रत्येक कदम के साथ अंतरिक्ष में इतिहास रच रहे हैं। उनकी अनंत की खोज में उनका हर प्रयास मानवता का कल्याण करेगी। उनका समर्पण देश का गौरव बढ़ा रहा है। 140 करोड़ भारतीयों को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। और ये जो खुशी है, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि जिस सफलता की, जिस वैज्ञानिक सोच से बढ़ते हुए भारत के हम इस कदम की बात कर रहे हैं, जो वैश्विक पटल पर भारत को बहुत अहम जगह पर इंकित कर रहा है, उस लिहाज से आप देखिए खुद लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं वो तालियां बजा रहे हैं। और हमने अभी कुछ ही देर पहले सुना था कि जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर इस मिशन को लेकर अपनी खुशी और साथ ही साथ जो वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास है, आप देखिए गौरव की एक के बाद एक मिशन। अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमने चंद्रयान 3 की सफलता देखी, हम L1 आदित्य का प्रक्षेपण आज देख रहे हैं। अभी कई ऐसे मिशन पाइपलाइन में हैं। गगनयान की हम बात कर रहे हैं, हम मैन्ड मिशन को लेकर भी बहुत सी बात कर रहे हैं। देखिए आंचल, ये वही सफलता है कि जब चंद्रयान 3 सफल हुआ, उसके बाद एक और पैरामीटर यहाँ पर सेट किए जा रहे हैं कि कैसे भारत के जो बढ़ते कदम अंतरिक्ष में है उनको कैसे और ज्यादा विकसित किया जाए, उनको कैसे और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और कैसे और आगे बढ़कर जो तमाम दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं उनसे कहीं भारत पीछे नहीं है। आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत बनने की जो कड़ी है उसमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देख ले दुनिया वो तस्वीर जो कि भारत की बड़ी उड़ान है, भारत के आत्मनिर्भर भारत के पथ पर चलते हुए जो हम अमृत काल के स्वर्णिम काल का जिक्र करते हैं, उसकी एक नई पिक्चर पेश करता हुआ भारत। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। लगातार हमारे साथ भुवन जी जुड़े हुए हैं। भुवन जी, अब ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है और इसमें क्योंकि आपने कहा कि स्पेस वेदर या फिर हम कहें सौर के आसपास जो होने वाले तमाम चेंजेस हैं वो अहम क्षेत्र साबित हो सकते हैं अध्ययन के लिए, उस लिहाज से L1 की चुनौतियां कितनी रहेंगी और इस मिशन के सफल होने के बाद आप अंतरिक्ष में भारत का कद और कितना ऊंचा हुआ बढ़ते हुए देख रहे हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, मैं जो आपने बात कही उसको दोहराना चाहूंगा कि ये जो विकसित भारत का हमारा सपना है उस ओर हम आज बढ़ रहे हैं। और एक के बाद एक, अभी चंद्रयान 3 गया कुछ ही हफ्तों पहले, आज हमारा आदित्य L1 गया, तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूरे दुनिया में जो भारत का नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो एक विकसित देशों का समूह था जिसमें 3-4 देश थे, वहीं अपने इतने बड़े बड़े मिशन भेजते थे, आज उस एलीट क्लब में हमारा देश शामिल हो गया है। और शामिल ही नहीं हुआ है, आप देखिए ना चंद्रयान 3 से किस तरह के डेटा हमारे पास आ रहे हैं, तो बहुत ही ये गर्व की बात है। और जो आपने जिक्र किया स्पेस वेदर स्टडीज का, जी हाँ, फ्यूचर में ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि हमें अपने सैटेलाइट्स को केवल छोड़ना ही नहीं है बल्कि उसे बचाना भी। आपको मालूम होगा जैसे हम गूगल मैप की बात करते हैं, ऐसे ही भारत का भी अपना भुवन करके पूरा एक प्रणाली है जी। तो बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो जब काम करते हैं मिल करके, तब इस तरह के हम GPS संभव हो पाता है,
है ना, मैपिंग संभव हो पाती है, जो हमारे मछुआरे हैं उनको वार्निंग मिलती है, तो ये सब स्पेस बेस्ड है। और इसीलिए आज मैं देखता हूं कि कई तो दुनिया में देश हैं, उन्होंने सोलर फिजिक्स के साथ साथ स्पेस वेदर को भी टेक्स्ट बुक्स में डाल दिया। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट इमर्ज हो रहा है जिसे हम कहते हैं हीलियोफिजिक्स। हीलियोफिजिक्स में हम सन और अर्थ की बात अलग अलग नहीं करते, हम कहते हैं कि सन, अर्थ और प्लैनेट्स सब कपल्ड सिस्टम हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सोलर विंड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सन से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और इसलिए स्पेस वेदर और हीलियोस्फीयर की जो हमारी स्टडी है ये आगे आने वाले समय में दुनिया की इकोनॉमी को भी निर्धारित करेगी। बिल्कुल। भुवन जी वापस लौटेंगे आपके पास, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 के प्रक्षेपण को लेकर बधाई दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है, सुनिए। अभी अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई। तो हमारे साथ लगातार विशेष मेहमान जुड़े हैं। भुवन जी, जिस मैपिंग का हम जिक्र कर रहे हैं ये कितनी अहम आप मानते हैं, जो तस्वीरें साझा की जाएंगी, हालांकि इस प्रक्रिया में अभी वक्त है, वो कितनी मददगार साबित होंगी आने वाले समय में? हम इसमें चाहे स्पेस वेदर की बात कर रहे हैं, हम सौर मंडल के वायुमंडल का जिक्र कर रहे हैं, या तमाम जो अन्य बातें हैं। जी बहुत बहुत अहम होंगी, बहुत अहम होने जा रही हैं। और देखिए ये बहुत लंबा इसका क्रूज फेज रहेगा। क्रूज फेज का मतलब लॉन्च के बाद से जब ये L1 ऑर्बिट में जाएगा तो उसको 4 महीने का वक्त लगेगा जी। और 4 महीने के बाद हमें बढ़िया क्वालिटी के डेटा हासिल होंगे। लेकिन क्रूज फेज में भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो डेटा हमको मिलेगा। और ये आप समझें कि जो पूरे देश में जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी करते हैं, स्पेस साइंस की स्टडी करते हैं, जो लोग सोलर फिजिक्स की स्टडी करते हैं, अभी आज तक हमको L1 में जो विदेशी सैटेलाइट्स हैं, जो नासा के हैं, ESA के हैं, उन पर हम डिपेंडेंट हैं जी। तो आदित्य L1 के बाद ये डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। ये एक तरह का मेक इन इंडिया मिशन है, पूरी तरह से भारत विकसित हुआ है। और ये डेटा जो हमको देगा उससे हमारे रिसर्चर हमारे अपने डेटा से काम करें जी। और इसका डेटा भी यूनिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भारत के जो पेलोड्स हैं वो टेक्निकली बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। जैसे जो कोरोनोग्राफ है वो कोरोना की तस्वीर उस हाइट से देगा जहां पहले कोई भी स्पेस मिशन नहीं दे पाया था। तो CME जो सन में विस्फोट होते हैं, जो सन से मास इजेक्शन होता है, उसका सोर्स रीजन क्या है, वो कैसे होता है, वहां का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आदित्य L1 से मिलने जाए जी। एक बहुत संक्षिप्त में आपसे सवाल ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम लगातार वो जो तापमान की बात कर रहे हैं, क्या सूरज के ताप से ये जो तमाम उपकरण हैं, ऐसी भी जिज्ञासा जो दर्शकों द्वारा सामने आ रही है प्रतिक्रिया, क्या वो पिघल तो नहीं जाएंगे? क्या ऐसा भी कोई संभावना है जिसके लिए वैज्ञानिकों का प्लान B भी तैयार हो? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। देखिए जो सैटेलाइट है वो फुल प्रूफ है ना, सारा जो एक तरह से जब ये टेस्टिंग होती है ना सैटेलाइट्स की हमारे इसरो के अंदर, तो बहुत सारी इसको रिगरस टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है जी। जब रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा तो रॉकेट कितना वाइब्रेट करता होगा, तो वाइब्रेशन टेस्ट होता है। फिर जब ये स्पेस में होगा तो सन का रेडिएशन इस पर पड़ेगा। भुवन जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है कि अगर हम जब हम देख रहे हैं कि पॉइंट L1 की हम बात कर रहे हैं, तो हेलो ऑर्बिट में उसको स्थापित करना ये कितना बड़ा चैलेंज है? संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा जी। चैलेंज तो देखिए है, चैलेंज तो है, और स्पेस में अनंत है, स्पेस है ना, सब कुछ बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन उत्साह भी है, अनुभव भी है, और पूरी तरह से एक तरह से हमें लगता है कि ये और आत्मविश्वास भी है।
जी बिल्कुल, आत्मविश्वास भी है पहले से ज्यादा। आत्मविश्वास है, तो ये उभरता हुआ भारत है, लोगों के पास बिल्कुल उभरता हुआ भारत है भुवन जी। इसलिए हम कहते हैं कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और इसी के बारे में आज जो सफल प्रक्षेपण किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी की रफ्तार से सूर्य का संबंध, सूर्य की किरणें, सूरज के किस स्थान से आदित्य L1 तमाम वो तस्वीरें भेजेगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पर अनंत काल तक चर्चा हो सकती है, लेकिन इस खास पेशकश में भुवन जी आपने अपने विचार इस मन से साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां इतनी सरल भाषा में हमसे और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक बड़ा कीर्तिमान रचता हुआ भारत नजर आ रहा है और आने वाले समय में भी इससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल मुझे और आंचल को दीजिए इजाजत हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।